अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शकील मीर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंडिया की तारीख में पहली मर्तबा ऐसा हुआ है किसी 2 साल की कलील मुद्दत में बनने वाली जमात तमिलनाडु की सबसे बड़ी सियासी जमात बन गई। ये सब हुआ कैसे, इसके पीछे हिस्ट्री क्या है? ये सिर्फ टोटल 2 साल का अरसा है और इसकी वजह बनी एक सेल्फी, एक ऐसी सेल्फी जो एक गिरफ्तारी के वक्त या पेशी के वक्त ली गई थी और उसने पूरा सिस्टम बदल के रख दिया। ये पूरी तफसील क्या है, इसकी क्या पस मंजर है, इसकी हकीकत क्या है, सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं, फिर इस पर मजीद बात करेंगे। मालिनी को हमने देखा, एक उर्मिला एक एक्टर थी उनको देखा, सनी देओल को हमने देखा, शत्रुघ्न सिन्हा जो है वो भी सियासत में आए, क्रिकेटर्स भी आते रहते हैं, वो भी सियासत में हिस्सा लेते हैं, एक्टर्स भी आते हैं। कोई नई बात नहीं है। यानी जो तमिल फिल्में हैं वहाँ से भी बहुत सारे अदाकार पहले भी सियासत में आते रहे हैं, जिनमें रजनीकांत भी हैं, कमल हसन भी हैं और ललिता भी हैं, बहुत सारे और लोग हैं। लेकिन थलापति विजय का मामला जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। रजनीकांत ने कई सालों तक सियासत में आने का ख्वाब देखा, लेकिन फिर पीछे हट गया, और विजय ने सीधा मैदान में उतरकर सिस्टम को ललकार दिया। और आज की इस तफसीली रिपोर्ट में हम ये जानेंगे कि आखिर थलापति विजय ने फिल्में छोड़कर सियासत का मुश्किल रास्ता क्यों अपनाया। इनकी सियासी पार्टी तमिलगा वित्री कज़गम TVK, इसका असल मकसद क्या है, इनका नजरिया क्या है, और इनके साथ हिंदुस्तान के रवायती करप्ट सिस्टम ने ऐसा क्या किया कि ये आदमी ये बनी है असल में वजह। और हाल ही में तमिलनाडु के इलेक्शन में विजय ने किस तरह पूरी गेम तब्दील कर दी। तो शुरू करते हैं विजय की जिंदगी पर। यह बिल्कुल एक आम सी फैमिली के अंदर पैदा हुआ। विजय का जो बाप था चंद्रशेखर, ये तमिल फिल्मों की एक मशहूर डायरेक्टर्स में से एक था, और विजय की मां शोभा वो एक प्लेबैक सिंगर थी, यानी फिल्मों में गाने गाने वाली खातून। विजय पैदा होता है 22 जून 1974 को चेन्नई में। अब लगता तो यह है कि एक डायरेक्टर का बेटा फिल्मों में आएगा, कामयाब हो गया, सबको यही लगता है। लेकिन विजय 1992 में जब पहली मरतबा फिल्म में आया और उसने एक फिल्म बनाई और अपना डेब्यू किया, तो उस पर बड़ी तनकीद हुई। ना सिर्फ उसकी फिल्म फ्लॉप हुई, बल्कि मैगजीन्स के अंदर यहां तक लिखा गया उसकी तस्वीर छाप कर कि क्या ऐसी शक्लो सूरत का आदमी हीरो हो सकता है। उस वक्त विजय का मजाक उड़ाया गया, उसकी अदाकारी और उसके दिखावे के ऊपर, जैसा वो दिखता था उसकी लुक्स के ऊपर टर्न्स किए गए। लेकिन विजय ने हार नहीं मानी, वो खामोशी से अपना काम करता रहा। 1996 में उसने एक और फिल्म बनाई और उसे एक बहुत बड़ा ब्रेक मिल गया उस फिल्म से। और लेकिन असल धमाका जो विजय ने किया वो उसकी एक फिल्म थी गिल्ली, जो उसने 2004 में बनाई थी, और इस फिल्म ने विजय को तमिलनाडु का एक बहुत बड़ा स्टार बना दिया। उसके बाद लगातार उसकी फिल्में आती रहीं, 2012 में, 14 में, 17 में, 21 में, 23 में, लगातार विजय ने बहुत सारी फिल्में बनाई और एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर फिल्म उसके नाम होती रही। उसकी फिल्में बहुत मकबूल हो रही थी, वो बहुत बड़ा एक्टर बन गया था, और सिर्फ साउथ इंडिया में नहीं बल्कि उसकी फिल्मों को डब करके हिंदी जुबान के अंदर बाकी इंडिया के अंदर भी देखा जा रहा था। आज की तारीख में विजय इंडिया में कमाई के लिहाज से जो अदाकार हैं उनमें सफ़े अव्वल का अदाकार था। यानी वो बहुत ठीक ठाक पैसे लेता था एक फिल्म बनाने के लिए। अगर आप उसकी जाती जिंदगी में जाते हैं तो बहुत खामोश रहने वाला, वो कभी मीडिया को इंटरव्यूज नहीं देता, वो कभी टीवी शोज में नहीं जाता, वो पब्लिक में बहुत कम, बड़ी बात है जो कही गई इसको। वो सिर्फ अपनी फिल्मों की लॉन्च के वक्त कभी मीडिया से बातचीत करता था या मदाहों से बातचीत करता था, और उसकी तकरीर का जो आगाज है वो हमेशा एक जुमले से होता है। जुमला तो वो तमिल जबान का है, उसका तर्जुमा मैं आपको बता देता हूं कि मेरे दिल में बसने वाले मेरे प्यारे फैंस, वो इस जुमले से हमेशा अपनी बातचीत का आगाज करता था। विजय का नजरिया हमेशा से ये नजरियाती तौर पे एक फलाई आदमी था। वो सियासत में आने से पहले उसने एक फलाई इदारा भी बनाया हुआ था जिसका नाम था VMK, यानी विजय मक्कल अयाकम। ये अब तमिल जबान का एक लफ्ज़ है, तो VMK के नाम से उसने अपना एक इदारा बनाया हुआ था, और तमिलनाडु के हर ज़िले के अंदर गरीबों की वो मदद करता था। रात के वक्त पढ़ने वाले बच्चों के लिए उसने नाइट स्टडी सेंटर्स खोले हुए थे, और ब्लड डोनेशंस के कैंप वो लगाता था। कुदरती आफात आ जाती थी तो तमिलनाडु की गवर्नमेंट से पहले विजय के लोग पहुंचते थे, और इसके अपने जो वर्कर्स हैं, इसके अपने जो साथी हैं, वो सबसे पहले मदद करने के लिए जाते थे। नजरियाती तौर पे एक सेकुलर आदमी है और समाजी इंसाफ पर यकीन रखने वाला आदमी है। अब इसका मानना है कि तालीम सबके लिए मुफ्त और एक जैसी होनी चाहिए, और मुआशरे में मजहब और जात पात की बुनियाद पर कोई तफरीक नहीं होनी चाहिए। फलाई कामों में इसका एक ही नारा था,
और वो नारा ये था, पैर पोकम एला और एकम, यानी पैदाइशी तौर पर तमाम इंसान एक बराबर हैं। अब विजय सियासत में क्यों आया, ये सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो इसका जवाब जो है वो हुकूमत के पास है, क्योंकि तमिलनाडु की हुकूमत ने और बीजेपी की हुकूमत ने विजय के साथ कुछ ऐसा किया कि उसको सियासत में आना ये यानी कि विजय की मकबूलियत इससे बढ़ती पहले भी चली जा बहुत रही अच्छे थी काम और कर सबकी रहा इसके था ऊपर ये। नजर थी और सब चाहते हैं कि जो मकबूल आदमी है वो हमें सपोर्ट करे, और सिस्टम अपने लिए ऐसे आदमी को खतरा भी समझता है। हिंदुस्तान के करप्ट पॉलिटिकल सिस्टम ने विजय को गिराने की कुछ कोशिशें की और उसकी वजह बनी उसकी 2 फिल्में। विजय ने एक फिल्म की 2017 में, फिल्म का नाम था मिर्सल। इस फिल्म में विजय का एक डायलॉग था और उस यानी कि इसका जो डायलॉग ने पस मंजर है ना इंडिया की वो सियासत में बहुत आग ही लगाई। बेहतरीन किस्म का है। इस डायलॉग में विजय ने हुकूमत के ऊपर तनकीद की थी और टैक्स को लेकर तनकीद की थी। इसका ये डायलॉग बड़ी बहुत बात ज्यादा है, वायरल हो देखें, गया, जो हो रहा है ना, पूरे इंडिया में लोग इसको दोहराने लगे और हर जगह पे इसकी डिस्कशन भी हो रही थी। विजय ने जो डिजिटल इंडिया का एक पूरा कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर तनकीद करते हुए ये कहा था इस फिल्म में कि हम 28% GST देते हैं, यानी हम जो टैक्स देते हैं जनरल सेल्स टैक्स वो 28% है, लेकिन हमारे अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं है, जबकि सिंगापुर के लोग 7% टैक्स देते हैं और वहां पे लोगों को मुफ्त इलाज मिलता है। ये बात पूरे इंडिया के अंदर डिस्कस हुई और ये डायलॉग मरकजी हुकूमत बीजेपी को चुभ गया। बीजेपी के लीडर्स विजय के पीछे पड़ गए, इसके ऊपर जाती हमले किए गए और फिर इसको इसके पूरे नाम से बुलाना शुरू कर दिया कि ये तो एक ईसाई है, ताकि लोग इससे मुतनफ़र हो जाएं। इसके फैंस इसको इसलिए छोड़ दें कि ये एक ईसाई आदमी है। और आपको पता है बीजेपी हमेशा से मजहब का कार्ड इस्तेमाल करती है, तो उन्होंने इसके खिलाफ मजहब का कार्ड इस्तेमाल किया, लेकिन तमिलनाडु की आवाम विजय के साथ खड़ी हो गई और फिल्म जो थी वो मेगा ब्लॉकबस्टर फिल्म गई, वो बहुत मशहूर हो गई इस कंट्रोवर्सी के बाद। 2018 में विजय ने ये एक और बड़ी फिल्म बनाई, फिल्म का बात नाम है जो था आप जो सरकार। डायलॉग है ना बड़ा कीमती सरकार डायलॉग नाम से है। इंडिया में और फिल्में भी बनी हैं, लेकिन विजय की फिल्म में एक ऐसा सीन था जिसने पूरे तमिलनाडु की सियासत की जड़ों को हिलाकर रख दिया। हुआ ये कि 2018 में जो एक फिल्म बनाई सरकार, ये फिल्म कोई एक्शन थ्रिलर टाइप की फिल्म नहीं थी। ये एक्चुअली विजय का एक सियासी मंशूर था, यानी अगर आप देखें तो विजय का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको इस फिल्म में नजर आता है। ये एक ऐसे बिजनेसमैन के गिर्द घूमती है पूरी फिल्म जो बैरून मुल्क से इंडिया अपना वोट डालने के लिए आता है, लेकिन उसको पता चलता है कि उसका वोट तो कोई और डाल गया। यहां से वो हिंदुस्तानी आइन के सेक्शन 49P के तहत अपना वोट वापस मांगता है और पूरे करप्ट इलेक्शन सिस्टम के खिलाफ एक तहरीक खड़ी कर देता है। अब इस फिल्म में ना सिर्फ ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि वोट कोई और डालकर चला गया, बल्कि एक प्रॉब्लम और भी था। वो सारी गुफ्तगू आपने सुनी, इसमें अगर आप देखें ना, देखिए हादसा जो होता है ना, हादसा वो इंसान को बदल देता है। वो जो सलाहियतें होती हैं वो इंसान के अंदर होती हैं, लेकिन वो उजागर नहीं हो पाती। लेकिन एक हादसा हुआ, जो एक फिल्म बनाई उसमें एक डायलॉग लिखा गया, वो डायलॉग इसने बोला, वो डायलॉग तब्दील हो गए, पूरी इंडिया में एक यानी कि स्लोगन बन गया, एक नारा बन गया। उससे हुआ क्या कि जो ऐवान थे उसमें खलबली मच गई। अब देखें बात यह कि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो क्या कभी पाकिस्तान में ऐसा हो पाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि देखें हम भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, हम भी जाहिर सी बात है एक गरीब मुल्क हैं, लेकिन पाकिस्तान में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई ऐसी जमात जो सिर्फ टोटल 2 साल के अरसे में इतनी